हर चुनाव जब नतीजे आते हैं तो हमें सिर्फ नंबर दिखते हैं, लेकिन उन नंबरों के पीछे क्या होता है? उनके पीछे होती हैं कहानियां, लोगों की, उनकी उम्मीदों की और हां, बेहद सोची समझी रणनीतियों की। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरेंगे, एक अकेली विधानसभा सीट की कहानी जो हमें आज की भारतीय राजनीति की असलियत दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा कैनवस है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है ना? पर इस विशाल मैदान के भीतर हम एक खास जगह पर जूम इन करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां चुनावी जंग की हर बारीक चाल को बहुत करीब से समझा जा सकता है। और वो जगह है अलापुर, विधानसभा क्षेत्र संख्या 279। इसे सिर्फ एक नाम या एक नंबर मत समझिएगा। यह अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि जमीन पर चुनाव असल में लड़े और जीते कैसे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अलापुर की जमीन को समझते हैं। ये इलाका है कैसा? यहाँ की मिट्टी क्या कहती है? देखिए, ये 100% ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति एसी कमरों में नहीं बल्कि खेतों में, नदियों के किनारे और गांव की चौपाल पर तय होती है। और किसी भी जगह की राजनीति को समझने का मतलब है वहां के लोगों को समझना। जैसा मैंने कहा, अलापुर पूरी तरह से ग्रामीण है, तो यहाँ सामाजिक समीकरण बहुत गहरे हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 27% से ज्यादा, अनुसूचित जाति समुदाय से है। फिर आते हैं प्रभावशाली ओपीसी समूह जैसे निषाद, यादव और कुर्मी। और इन सब की जिंदगी, इनकी रोजी रोटी वो सीधे सीधे घाघरा नदी और आसपास के खेतों से बंधी है। बस यही वो धागे हैं जो यहाँ की राजनीति का ताना बाना बुनते हैं। अच्छा, तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये चुनावी नतीजों में कैसे नजर आता है? देखिए, अलापुर किसी एक पार्टी का किला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा चुनावी मैदान है जहां हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है और जीत हार का फैसला वो अक्सर बस कुछ हजार वोटों के मामूली फर्क से होता है। अगर हम पिछले एक दशक को देखें तो ये उतार चढ़ाव साफ दिखेगा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 30,000 से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत हासिल की। फिर आया 2017, बीजेपी ने बाजी पलट दी और करीब 12,500 वोटों से सीट अपने नाम कर ली। और फिर 2022 में सपा ने सीट वापस तो जीत ली, पर मार्जिन इतना कम हो गया कि ये किसी चेतावनी की घंटी से कम नहीं था। ये जो बार चार्ट है, ये इस खींचतान की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। जरा देखिए, 2012 में सपा का वोट शेयर था 48% और बीजेपी तो महज 6% पर थी, रेस में ही नहीं थी। लेकिन 2017 में पासा पलट गया, बीजेपी 36% पर पहुंच गई और सपा 30 पर सिमट गई। फिर 2022 में सपा 35% के साथ वापस आई, लेकिन बीजेपी भी 31% पर मजबूती से टिकी रही। मतलब साफ था, अब लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर हो रही थी, बराबरी की। और जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो संवाद का स्तर बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। हमारे संविधान की बुनियाद ही हर व्यक्ति के सम्मान और गरिमा पर टिकी है। राजनीतिक बहस में तथ्यों के साथ जिम्मेदारी से अपनी बात रखना इसी गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। ये सिर्फ आदर्श नहीं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत है। और ये एक नंबर सारी कहानी कह देता है। 9,383। ये 2022 में जीत का मार्जिन था, सिर्फ 9,383 वोट। कुल वोटों का महज 4.5%। मतलब साफ है, यहां एक एक वोट की कीमत है। एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म। तो सवाल यह उठता है कि जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो क्या सिर्फ जाति के समीकरणों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों की असल दिक्कतों को सुनना पड़ता है, उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को समझना पड़ता है। और यहीं पर ग्रीवेंस हीट मैप जैसी चीजें गेम चेंजर साबित होती हैं। इसे आप समस्याओं का नक्शा कह सकते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा नक्शा जो आपको ये बताए कि किस गांव में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, कहां सड़क सबसे खराब है, और सबसे जरूरी बात, इन दिक्कतों से कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा जूझ रहा है। ये अंदाजे लगाने का खेल खत्म कर देता है और रणनीति को एकदम सटीक और पैना बना देता है। इस मैप को देखते ही पहला हॉटस्पॉट जो उभर कर सामने आता है वो है पानी और रोजी रोटी का मुद्दा। घाघरा नदी का कटाव, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत, मछली रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का ना होना, ये सारी की सारी समस्याएं सीधे सीधे निषाद समुदाय की जेब पर और उनकी सुरक्षा पर असर डालती हैं। दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट है बुनियादी ढांचा या कहें बेसिक सुविधाओं की कमी। अंदरूनी गांव में, खासकर दलित बस्तियों में पक्की सड़कों का ना होना, स्कूलों में टीचर की कमी या बिजली का बार बार जाना।
ये वो समस्याएं हैं जो लोगों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों तक पहुंचना भी मुश्किल बना देती हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास डेटा भी है और लोगों की शिकायतें भी, लेकिन इस सारी जानकारी को एक जीत की रणनीति में बदला कैसे जाए? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के ढांचे को समझते हैं कि ये बनता कैसे है। ये टेबल, आप इसे किसी भी कैंपेन का एक्सरे समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या है? एक तरफ है उम्मीदवार का अपना नेटवर्क, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की खींचतान एक बड़ी कमजोरी है जो अपने ही वोटरों को निराश कर सकती है। सबसे बड़ा अवसर कहां है? वो है बीएसपी के पुराने वोटर जो अब एक नए विकल्प की तलाश में हैं। और खतरा है एक मजबूत विपक्ष जो आपकी एक भी गलती को बख्शेगा नहीं। तो ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, ये एक्शन का रोडमैप है। और उसी एनालिसिस से निकलकर आता है ये 90 दिन का एक्शन प्लान। ये कोई हवाई बात नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। पहले 30 दिन नींव तैयार करने में, बूथ लेवल पर स्विंग वोटरों को पहचानने में। अगले 30 दिन कैंपेन को गति देने में, नुक्कड़ सभाएं, छोटे छोटे अभियान। फिर अगले 30 दिन पूरी ताकत से लामबंदी करने में। और आखिरी के 7 दिन सिर्फ एक काम पर फोकस, हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक वैज्ञानिक तरीका है, सिर्फ नारेबाजी नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सारी मेहनत, ये सारा डेटा, ये पूरी रणनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए है? नहीं, इसका असली मकसद तो चुनाव के दिन से शुरू होता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो राजनीति को चुनाव से आगे ले जाता है और सीधे सीधे शासन से जोड़ता है। और जब हम शासन की बात करते हैं तो इसमें लोगों के भरोसे और उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर आता है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सिर्फ सही मकसद के लिए हो। एक अच्छा शासन वही है जो लोगों के डेटा का संरक्षक बने, उसका सौदागर नहीं। और ये एक वाक्य इस पूरी सोच का सार है। चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। चुनाव के दौरान जो भी जानकारी लोगों से मिलती है, उनकी हर शिकायत, हर जरूरत, वो जीतने के बाद कचरे में नहीं जाती, बल्कि वो गवर्नेंस का, यानी शासन चलाने का ब्लूप्रिंट बन जाती है। आपको ठीक ठीक पता होता है कि पुल कहां बनना है, किस स्कूल में टीचर भेजने हैं और किस बस्ती को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अलापुर की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हो अगर हम हर चुनाव को सिर्फ हार जीत और सत्ता की लड़ाई के तरह देखना बंद कर दें? क्या हो अगर हर चुनाव बेहतर गवर्नेंस देने का एक जीता जागता, धड़कता हुआ ब्लूप्रिंट बन जाए? जरा सोचिए, सिर्फ इस एक सोच से हमारे लोकतंत्र की पूरी तस्वीर कितनी बदल सकती है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 402 4 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।